हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइस, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जो स्कूल लेक्चरर का आपका ग्रुप डी का जो आपका पेपर था उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपका राजस्थान जी के, इंडिया जी के, पॉलिटी और मैथ्स, रीजनिंग, साइंस आपका पूछा गया था। 75 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों को अपन बेहतरीन व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। शायद ऐसी व्याख्या आपने पहली बार देखी हो। आप वीडियो को पूरा देखना, वाकई में आपको लगेगा कि यार सर ने बहुत अच्छा बताया। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल पर अगर आप जुड़ते हो तो आरपीएससी का आपको 80 से प्लस पेपरों का सॉल्यूशन शानदार व्याख्या के साथ मिलने वाला। ठीक है। इसके अलावा आरएसएसबी की बात कर लूँ तो 100 प्लस पेपर मैंने आरएसएसबी के करवा रखे हैं। अगर वाकई में आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हो और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आरपीएससी के पेपरों का अलग सॉल्यूशन है और आरएसएसबी बोर्ड के पेपरों का अलग सॉल्यूशन है। अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, यानी टीचिंग में आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके और पॉलिटी बेहतरीन बनाना है तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। वाकई में बहुत मज़ा आएगा और आप वाकई में आपको लगेगा कि सर ने बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रखा है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अगर कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो छात्रावास अधीक्षक है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है, जेईएन है, ईएन की तैयारी अगर कर रहा है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। मैंने आरएसएसबी के 100 प्लस पेपरों का हल करवा रखा, तो वो 100 प्लस पेपरों का हल देख सकते हैं। इसके अलावा पशु परिचर चल रहा है, पशु परिचर से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आज का जो आपका क्वेश्चन है क्या रहने वाला है। तो ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुम्बद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होने वाला क्या होने वाला गाइस। सहसाराम का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, मोती मस्जिद और हुमायूं का मकबरा। इसका जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है उसमें पहली बार आपको दोहरे गुम्बद के निर्माण शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। अगर मैं हुमायूं के मकबरे की बात कर लूँ तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। भारत में मुगल सम्राट हुमायूं का ये जो मकबरा बना हुआ आपके कहाँ बना हुआ? दिल्ली में। ठीक है। इस कब्र को हुमायूं की पहली पत्नी यानी मुख्य संरक्षक हाजी बेगम या बेगा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। कब बनवाया गया था? 1570 ईस्वी में बनवाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना 1570 इसको बनवाया गया था। ठीक है। और मिर्ज़ा गयास बेग और उनके बेटे जो सैयद मोहम्मद द्वारा चुने गए फारसी जो कारीगर थे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो निज़ामुद्दीन पूर्व दिल्ली भारत में स्थित है, जो दीन पनाह नगर के करीब, जिसे पुराना किला कहा जाता है, जिसे हुमायूं ने 1533 में बनवाया था। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के अंदर घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते गाइस। ये अगला आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान जीके और इंडिया जीके को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके मैं सीधे ही आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो दूसरे का जो आपका सही आंसर होगा, अगर कोई देखना चाहे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा। पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। राजस्थान जीके और आपका इंडिया जीके को छोड़ के मैं उनके बाकी के सबके सीधे उत्तर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका अपन देखते हैं तो गैरिक मर्दभांड, लाल बर्तन, उत्तरी कर्षण मार्जित मर्दभांड, दूसर चित्रित मर्दभांड। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। गणेश्वर सभ्यता से आपको जो बर्तन प्राप्त हुए वो गैरिक मर्दभांड है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना कौन से मर्दभांड प्राप्त हुआ, तो गैरिक मर्दभांड। अगर मैं गणेश्वर सभ्यता की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ आपके सामने तो आपको बिल्कुल याद रखना गणेश्वर सभ्यता का जो
खोज करी थी, किसने करी थी? RC अग्रवाल ने करी थी 1977-78। कौन सी नदी के किनारे मिली? कांतली नदी के किनारे मिली। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और ये कौन से ज़िले में पड़ती है? वर्तमान में ये नीम का थाना ज़िले में शामिल है, पहले ये सीकर में थी। ठीक है। और यह अगर मैं बात करता हूँ क्या क्या प्राप्त होता है, देखो ये जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है ना, ये कांतली नदी के दोनों तरफ बसी हुई है। ठीक है। और ये आपकी ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। नदी के दोनों तरफ पत्थर के बांध का जो विश्व का पहला उदाहरण है वो आपको कहाँ से मिला? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ। इसके अलावा नदी की तलहटी में हिरण, केकड़ा, बारहसिंगे और मछलियों के अवशेष भी आपको प्राप्त हुए। कच्चा और पक्का मांस और कच्चे चूल्हे यहाँ से आपको प्राप्त हुए। ताम्र गलाने के जो उपकरण हैं और औजार बनाने के कारखाने भी यहाँ से आपको प्राप्त हुए। इसके अलावा मैं बना दूँ तांबे के बने हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, त्रिशूल, मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से आपको मिले हैं। तांबे से बनी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे कांच, कंगा, सुमेरदानी ये भी आपको यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो गाइज तांबे से बने हुए भोज्य पात्र यानी जिनमें भोजन के जो बर्तन है ना वो भी आपको यहाँ से मिले हैं। और इनका जो अर्थव्यवस्था थी ना गणेश्वर सभ्यता के लोगों की, प्रमुख जो अर्थव्यवस्था का जो सोर्स था वो क्या था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। इसके अलावा देखो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा ही एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो आपकी कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब देखो एक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ जो कि कन्फ्यूज़न वाला है, तो आपका कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा। देखो ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? तो आहड़ को कहते हैं, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहते हैं। और ताम्र नगरी आपके खेतड़ी झुंझुनू को कहा जाता है। तीन बातें, तीन फैक्ट मैंने आपसे शेयर किए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, ताम्रवती नगरी आपकी आहड़ और ताम्र नगरी आपकी खेतड़ी को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये कन्फ्यूज़न वाले आपके फैक्ट हैं। आगे बढ़ते गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो देख लेते इसका अपन कि राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। ठीक है। तो 25 मार्च 1948 को आपका राजस्थान का दूसरा चरण था। ठीक है। इस चरण का जो नाम रखा गया था जिसे राजस्थान संघ या राजस्थान पूर्व के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर जो प्रधानमंत्री बनाया था, किसे बनाया था? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, गोकुल लाल असावा को बनाया था। किसे बनाया था? गोकुल लाल असावा। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है। गोकुल लाल असावा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइज, ये आपका दूसरा चरण था। तो इस चरण के अंदर आपका तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा रियासतों को मिलाकर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया। कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था। महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। इसका जो उद्घाटन है वो NV गाडगिल के द्वारा किया गया था। बूंदी के महाराज बहादुर सिंह को उदयपुर रियासत को मनाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। इसके पीछे की जो मंशा थी ये कि बड़ी रियासत होने के कारण उदयपुर महाराणा को राज प्रमुख बनाया जाएगा और बूंदी के महाराज यानी बहादुर सिंह अपने छोटे भाई भीम सिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएंगे। और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होने से बच जाएगा कि छोटे भाई के राज में बड़े भाई ने काम किया। शाहपुरा और किशनगढ़ ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया और इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के समय जो बांसवाड़ा के आपके शासक थे, कौन से गाइस? बांसवाड़ा के जो आपके शासक थे उनके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो देखो बांसवाड़ा के जो आपके रियासत के थे ना वो चंद्रवीर सिंह, उन्होंने उनका एक वाक्य जो है वो बहुत फेमस है। क्या कहा था कि बांसवाड़ा के जो शासक थे उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखो अगर आपको रियासत याद नहीं रहती तो मैंने एक छोटी सी आपके लिए ट्रिक बनाई है जो आपको याद रखना। देखो की को बाबू, झाड़ू, परसाटो। तो देखो सबसे पहला आपका किशनगढ़, फिर कोटा, फिर आपका बांसवाड़ा, फिर बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोक। कीको बाबू झाड़ू परसाटो। कीको बाबू झाड़ू परसाटो। की से किशनगढ़, को से कोटा, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से आपका झालावाड़, डू से डूंगरपुर, प्र से आपका प्रतापगढ़, शाह से आपका शाहपुरा, टो से आपका टोक।
इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपका एक ठिकाना शामिल था, कुशलगढ़, ठीक है, वो भी आपको याद रखना। कुल 9 रियासतें और एक इसके अंदर आपका जो कि ठिकाना शामिल था। अब देखो, अगर सवाल आपसे यूँ पूछा जाए कि अगर दूसरे चरण में कुल कितनी इकाइयों का विलय आपके राजस्थान पूर्व यानी राजस्थान संघ में हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रखना कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना 10 इकाइयों का विलय हुआ था। कितनी इकाइयों का? क्योंकि 9 तो आपकी रियासतें थी, एक आपका ठिकाना था, ठीक है, 9 आपकी रियासतें थी और एक आपका ठिकाना था। देखो गाइज, वैसे ये क्वेश्चन जो है ना आपका डिलीट होगा। क्यों होगा? कि देखो 25 मार्च 1948 को जो नाम था ना आपका, वो था पूर्व राजस्थान, लेकिन जब किसने यहाँ पे लिखा है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान तो आपका तीसरे चरण का नाम था। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल आरपीएससी ने इसे डिलीट तो नहीं किया, लेकिन ये डिलीट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम जो संयुक्त राजस्थान वो तीसरे चरण का था, जबकि बात हो रही है दूसरे चरण की। तो ये क्वेश्चन आपका देखता हूँ मैं आंसर की में अगर डिलीट कर दिया गया तो देखो, इसकी ये जो मॉडल आंसर की आई थी उसमें तो इसको डिलीट नहीं किया, लेकिन फाइनल आंसर की में इसको डिलीट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, और अपन देख लेते हैं कि इस चरण के दूसरे चरण के बारे में और आपको बता देता हूँ आपको। राजधानी आपकी कोटा थी, राज प्रमुख आपके महाराजा भीम सिंह थे, वरिष्ठ राज प्रमुख आपके बहादुर सिंह बूंदी थे। वे कौन थे? बहादुर सिंह बूंदी, बिल्कुल आपको याद रखना। कनिष्ठ राज प्रमुख आपके लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर थे, प्रधानमंत्री आपके गोकुल लाल असावा थे, उद्घाटनकर्ता आपके एनवी गाडगिल थे, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना। फिलहाल देखो, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका डिलीट होना चाहिए। बाकी मैंने दूसरे चरण की जो भी डिटेल्स है वो आपको बता दी है, तो आप बिल्कुल याद रख सकते हो। अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं बात कर लेता हूँ गुप्तकालीन दशावतार मंदिर की, तो पाँचवे का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर है वो आपका देवगढ़ में पड़ता है। देवगढ़ कहाँ पड़ता है? आपका झांसी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इस मंदिर की, तो ये मंदिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है, जब गुप्त वास्तुकला अपने पूर्ण विकास पर थी। देवगढ़ बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसी तट के निकट 24 मंदिरों के अवशेष है, जो कि 7वीं सदी से 12वीं सदी तक बने हैं। दशावतार विष्णु मंदिर संभवतः देवगढ़ का सर्वोत्कृष्ट स्मारक है, जो अपनी रमणीय कला और भारत भर में उच्च कोटि के मंदिरों में गिना जाता है। तो ये फैक्ट को बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, तो इसको देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, हैग्रीवध और विक्रमोवंशी। तो इसका जो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये आपका कालिदास का नहीं है, हैग्रीवध, ठीक है। बाकी अगर मैं बात कर लूँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, मालविका अग्निमित्र भी है, विक्रमोवंशी भी है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, कुमार संभव भी है आपका, रघुवंशम भी है, ठीक है, मेघदूत भी है। इसके अलावा ज्योतिर्विद वर्णम भी है, ज्योतिर्विद वर्णम भी है। देखो कितने ग्रंथ मैंने आपको बता दिया, तो आपको याद रखना 3 तो आपके क्वेश्चन में दिए हुए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कालिदास की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कालिदास की। तो सबसे पहला तो आपका हो गया अभिज्ञानम शाकुंतलम, दूसरा आपका हो गया मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुमार संभव, इसके अलावा मैंने बताया था रघुवंशम, मेघदूतम, और एक आपका जो है ज्योतिर्विद वर्णम। ये 7 ग्रंथ या नाटक और ये जो रचनाएं हैं किनकी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना कवि कालिदास जी की। इनकी सबसे अच्छी जो रचना थी वो अभिज्ञानम शाकुंतलम है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन अगला आपके सामने है। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई थी? बहुत शानदार सवाल है गाइस। देखो, अगर इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है, तो ये सवाल फर्स्ट बार देखा है मैंने लगभग 200 प्लस पेपर हल करवाए हैं, लेकिन ये सवाल पहली बार आया। तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला गाइस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामोद के रावल शिव सिंह, सामोद आपका कहाँ पड़ता है? जयपुर वाला सामोद, वहाँ के जो थे रावल शिव सिंह ने
मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र और भेंट की थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो देखो, अगर सामोद की मैं बात कर लूँ तो सामोद के अंदर राजस्थान का रोपवे बन रहा है। और रोपवे की अगर चलो मैं बात कर ही लेता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना गाइस कि राजस्थान में कुल जो रोपवे आपके 4 रोपवे हैं। कितने रोपवे हैं? 4 रोपवे हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो आपका कौन सा रोपवे हो जाएगा? सावित्री माता मंदिर पुष्कर वाला, जो कि अजमेर के अंदर है। एक रोपवे आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपको बिल्कुल याद रखना, चौथा रोपवे जो है वीर हनुमान मंदिर चोमू सामोद वाला। ठीक है, ये चौथा रोपवे हो जाएगा। तीसरा रोपवे आपका जो था वो पुष्कर वाला था, जबकि पहला रोपवे जो बना था राजस्थान का सबसे पहला, वो सुंडा माता वाला बना था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रोपवे बना था वो बना था मनसापूर्णा करणी माता, जो कि उदयपुर में पड़ता है। ये राजस्थान का सबसे छोटा रोपवे भी उदयपुर वाला सबसे छोटा रोपवे है। ठीक है, और सबसे बड़ा रोपवे जो है वो आपका जालोर वाला है। कौन सा है? जालोर वाला सुंडा माता रोपवे। तो 4 रोपवे। 5वां रोपवे भी आपका जयपुर के अंदर ही बनने वाला, अन्नपूर्णा माता के पास। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, वर्तमान में 4 रोपवे और 5वां रोपवे आपका बनने वाला है जयपुर में। इसके अलावा देखो, मैं क्रांति की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो बिल्कुल आपको याद रखनी, दोनों ही सवाल देखो 1857 की क्रांति से उठाए गए। आपको 1857 की क्रांति को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, अगला सवाल ले लेते हैं, ये भी आपका 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब मैं अगर बात कर लेता हूँ गाइज कि 1857 की जो आपकी क्रांति है, इसके कुछ तत्कालीन कारण यानी इंडिया के परिप्रेक्ष्य से अगर मैं बताऊँ तो देखो, 1856 में सैनिकों को पुरानी जो बंदूक थी ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर नई बंदूकें एनफील्ड राइफल्ड दी गई। और इस नई बंदूक के जो कारतूस खोले जाते थे ना, वो कैसे खोले जाते थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। गाय और चर्बी की सूअर लगी हुई होती थी, उसको मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। इसके अलावा 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया। ठीक है, मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूशन की गोली मारकर हत्या कर दी। काम तमाम। वही बात करूँ तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857, फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857। ठीक है, क्रांति की जो तिथि तय की, निर्धारित तिथि जो थी वो 31 मई 1857 को, परंतु समय से पूर्व यानी 10 मई 1857 को ये क्रांति आपके शुरू हो गई थी। ये क्रांति मेरिट छावनी के जो सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुई थी। और 1857 का जो रेवोल्यूशन था, उसका जो प्रतीक था आपका कमल और रोटी रखा गया। क्या प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? कमल और रोटी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं और इम्पोर्टेंट फैक्टों की अगर बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले अपन थोड़ी चर्चा करते तो देखो, राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की जो स्थापना हुई थी 1832 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1832 ईस्वी। ठीक है, और इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया था। 1845 में से माउंट आबू ट्रांसफर कर दिया गया था। ये गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी का मुख्यालय था आपका। राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी ने सभी प्रमुख रियासतों में अपने प्रतिनिधि छोड़े और उन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहलाए हो। जैसे मेवाड़ में CL सावर्स, मारवाड़ में मैकमोहन, जयपुर में आपका ईडन, कोटा में आपका मेजर बर्टन, भरतपुर में आपका मॉरिसन और सिरोही में आपका JD हॉल था। कौन था? JD हॉल। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? JD हॉल था। इसके अलावा और मैं अगर इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करूँ तो देखो, राजस्थान में जो क्रांति आपकी स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो आपके नसीराबाद से हुई थी, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो शुरुआत सबसे पहले हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद से 28 मई 1857 को 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और यहाँ का जो अधिकारी था प्रिचार्ड, उसके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तो विद्रोही सैनिकों ने नसीराबाद के अंदर एक तो कैम पन्नी, दूसरा आपका स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। ठीक है, बख्तावर सिंह द्वारा यह विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया और लेफ्टिनेंट माल्टर, लेफ्टिनेंट हितकोट के नेतृत्व में मेवाड़ के सैनिकों ने विद्रोहियों का पीछा भी किया, लेकिन असफल रहते। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल क्रांति के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है, शिखर अपनी माता के विवाह से 2 वर्ष पश्चात पैदा हुआ। उसकी माता उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। शिखर की आयु 10 वर्ष है। उसकी माता उससे 20 वर्ष बड़ी है। तो विवाह के समय उसके पिता की आयु क्या थी? तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 साल। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। उन्नीस सौ 18 की अहमदाबाद कपड़ा मिल में हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो 10 का जो सही आंसर होने वाला आपका बिल्कुल मैं बता दूं तो अनसुईया साराभाई ने बुलाया था। ऑप्शन नंबर जो 2 दिख रहा है आपको, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला, अनसुईया साराभाई। अगर देखो थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ अहमदाबाद की कपड़ा मिल की हड़ताल। तो ये जो हड़ताल हुई थी कब हुई थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना 1918 के अंदर। ये जो आपका आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1918 के अंदर हुआ था। जैसे ही चंपारण आंदोलन आपका समाप्त हुआ था उसके बाद आपका अहमदाबाद कपड़ा मिल की हड़ताल शुरू हो गई थी। इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। तो देखो ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के बाद किया गया दूसरा सफल सत्याग्रह था। ठीक है। इसके अलावा 1917 की बात है कि अहमदाबाद में प्लेग रोग की बीमारी के कारण मिल रहा कर्मचारी को प्लेग बोनस दिया जाता था, लेकिन सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध भी किया शानदार तरीके से। और गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चल जाने का आदेश दिया और 35% बोनस की मांग करने को कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करने का फैसला किया। हड़ताल को देखते हुए मिल मालिकों ने 20% भत्ता देने को राजी हो गए और गांधी जी के समर्थन में मजदूरों का उत्साह बढ़ा और आंदोलन अधिक सक्रिय आपका हो गया। तो इस आंदोलन में आपके अम्बालाल साराभाई की जो बहन थी ना, अनसुईया बहन ने गांधी जी का साथ दिया और एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। मजबूर होकर मिल मालिकों ने मजदूरों के समझौता करने के लिए तैयार भी हो गए। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। ट्रिब्यूनल ने सारे मामले को देखते हुए मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा कर दी और आपके आंदोलन और हड़ताल आपकी समाप्त हो गई। ठीक है। ये गांधी जी का भारत में आपका दूसरा सफल आंदोलन था। ये फैक्ट आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यानी अनशन की थी। ये भी आपको याद रखना। गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? अहमदाबाद कपड़ा मिल वाली। ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते गाइस। चंपारण कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण कौन सा था? ये आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखो अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखो इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये चंपारण सत्याग्रह आपका कब शुरू हुआ था? तो आपको बिल्कुल याद रखना 19 अप्रैल 1917। कब स्टार्ट हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है। करीब 1 साल चला था ये। चंपारण जिला बिहार से इसका संबंध है। ठीक है। और इस आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि किसानों के हक के लिए। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। बाकी कौन कौन से राजनेता इस आंदोलन से जुड़े थे तो वो भी आपका सवाल एग्जाम में बनता है, तो वो भी मैं आपसे बता देता हूँ। एक तो ब्रज किशोर प्रसाद, एक आपका राजेंद्र प्रसाद, एक आपका रामनवमी प्रसाद, एक आपका JB कृपलानी, एक आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है। इस आंदोलन की थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करता हूँ तो देखो चंपारण बिहार राज्य का एक जिला। इस जिले में किसानों की मदद के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। जिसके चलते हुए आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया। इस जिले के जो किसान थे ना, जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। अंग्रेज क्या करते थे, इस जिले के जो किसान थे उन्हें ज़बरदस्ती से नील की खेती करवा रहे थे, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे आपके, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी ज़मीन सारी जो ख़राब हो जाती थी और किसानों के उनके खेत का अधिकतर 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों में ये खेती करना जरूरी था। ठीक है। और मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज़ की खेती नहीं कर पा रहा था। जिस वक्त बिहार इस ज़िले में ये सब हो रहा था उसी वक्त हमारा देश को आज़ाद करवाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। तो ये आपका चंपारण किसान आंदोलन था। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है। पहला आंदोलन था जिससे महात्मा गांधी जुड़े थे, चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 का अगर मैं सही उत्तर की बात कर लेता हूँ तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका राजस्थान जी का आ गया फिर से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड फ्रॉम एग्जीक्यूटेड एंशियंट साइट ऑफ कालीबंगा। तो देखो इसको हिंदी में अपन पढ़ लेते थोड़ा सा अच्छे से। तो निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा पुरातत्व स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? गेहूं, बाजरा, चावल, हाथी के दांत की कंघी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चावल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, बाकी गेहूं, बाजरा और हाथी के दांत की कंघी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो गाइज, अगर कालीबंगा सभ्यता से सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, कालीबंगा सभ्यता का जो खोज करी थी वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा, इसका उत्खनन जो हुआ था 1961 से 1969, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में आपका उत्खनन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, गाय के मुख वाले प्याले यहाँ से प्राप्त हुए, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा तांबे के बेल प्राप्त हुए, कांसे के दर्पण यहाँ से मिले, हाथी दांत का कंगा यहाँ से प्राप्त हुआ, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, ठीक है, खिलौने, लाल रंग के बर्तन पर जिसमें काली और सफ़ेद रेखाएं खींची हुई थी। कैसे मर्दबांड यहाँ से प्राप्त हुए? लाल रंग के बर्तन पर काली और सफ़ेद रेखाएं खींची हुई। बेलनाकार मोहर यहाँ से प्राप्त हुई, लकड़ी की नालियाँ यहाँ से बनी हुई थी, इसके साथ हवन कुंड मिले यहाँ से, हिरण, बतख और मछली, केचुए की चित्रित आकृतियाँ यहाँ से मिली है। तो ये भी आपको बिल्कुल फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा खिलौने, औजार, तोल के बाट, तांबे की चूड़ियाँ, कांच के मणके, मिट्टी की मोहरें भी ऐसे आपकी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान में वहाँ के निवासियों का समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले थे। कितने? 6 छेद, जिसमें मस्तिष्क शोथ की बीमारी का इलाज का प्रमाण भी माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। 15 का अगर मैं सीधे ही उत्तर की बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर आपका 12 हो जा, फर्स्ट वाला। फिर 16 का अगर मैं सीधे उत्तर की बात कर लूँ तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। आप देख लेना, मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है, मैथ्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी मैथ्स देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं अपन। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, जियानक, नयन चंद्र सूरी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखो, पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो जयानक है। कौन है? जयानक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर देखो इसकी मैं बात करता हूँ तो पृथ्वीराज विजय, देखो विजय, विजय से आप याद रखना विजय, और विजय का जय इधर ले आओ तो जयानक हो गया ना। ट्रिक्स आराम से याद रख सकते हो आप। विजय का जय और जयानक का जय से आपको याद रह जाएगा कि पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो जयानक है। इस ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना, पृथ्वीराज विजय एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। और ये इसकी जो रचना हुई थी 1191 से 93 के मध्य हुई थी। और ये जो जयानक है वो कश्मीरी पंडित है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना। इस ग्रंथ के अंदर जो जानकारी मिलती है वो पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी मिलती है, बिल्कुल आपको याद रखनी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में अजमेर नगर के सौंदर्य और वैभव का भी सुंदर वर्णन आपको मिलता है। और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की मोहम्मद गोरी के साथ हुई विजय के बाद भी लिखा गया है, ठीक है। और महाकवि जयनायक ने अजमेर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं ये लिखा था। अतः ये देवी देवताओं का स्थान भी कहा जाए तो अनुचित नहीं है। स्थान स्थान पर हवन होते हैं जिससे पर्याप्त वर्षा भी होती है। ये सेंटेंस सीधा लिखा जाएगा, फिर पूछेगा कि ये सेंटेंस कौन से ग्रंथ का है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पृथ्वीराज विजय। कौन सा? वापस से बताता हूँ। महाकवि जयानक ने लिखा है कि अजमेर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं, अतः इसे देवी देवताओं का स्थान कहा जाए तो अनुचित नहीं है। स्थान स्थान पर हवन होते हैं जिससे आपकी पर्याप्त वर्षा होती है। तो ये फैक्ट जो कि मैंने आपको बता दिए कौन से ग्रंथ के, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के। अब आगे बढ़ते गाइस। हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना हरावल के नेतृत्व में कौन कर रहा था, ठीक है। तो देखो इसका मैं बता देता हूँ। हरावल नेतृत्व, एक होता आपका चंद्रावल, एक होता हरावल, और एक आपका होता डोलाण। देखो पहले इसके बारे में आप समझ लो। हरावल
ढोलान और चंद्रावल, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो हरावल जो भाग होता है ना, जो सैनिकों का सबसे आगे वाला जो भाग होता है, जो सैनिकों का सबसे आगे वाला भाग होता है उसे हरावल कहते हैं। बीच वाले जो सैनिक होते हैं उसे ढोलान कहा जाता है, और सबसे आखिरी वाला जो सैनिकों का भाग होता है उसे चंद्रावल कहा जाता है, ठीक है। तो हरावल आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यानी सैनिकों के सबसे आगे वाले भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हकीम खान सूरी, ठीक है, किसने किया था, हकीम खान सूरी, बिल्कुल आपको याद रखना। उगुर खानवा के युद्ध के अंदर जो नेतृत्व किया था वो हसन खान मेवाती ने किया था। एग्जामिनर कंफ्यूज करता है खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर, कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध के महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनापति कौन था, तो हकीम का सूरी भी ऑप्शन में होता है, हसन का मेवाती भी ऑप्शन में होता है। तो बंदे बस इन्हीं दो के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जबकि हसन का मेवाती का जो संबंध था वो खानवा के युद्ध से था, आपके कौन से युद्ध से था, खानवा के युद्ध से। जबकि हल्दी घाटी के युद्ध से जिसका संबंध था वो कौन थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना हकीम का सूरी थे। कौन थे, हकीम का सूरी। देखो इसके बारे में अगर थोड़ी सी अपन चर्चा करते गए तो मैं आपको बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप की तरफ से जो लड़े थे ना, बिल्कुल आपको याद रखना। महाराणा प्रताप की तरफ से एक तो आपको राणा पुंजा, भीम सिंह टोडिया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, हकीम का सूरी, भामाशाह, ताराचंद और बीदा झाला। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अकबर की सेना की तरफ से जो लड़े थे, सैयद अहमद खान, सैयद हासिम, जगन्नाथ कच्छावा, गियास उद्दीन अली आसफ, माधु सिंह कच्छावा, मुल्ली काजी खान, राव लूणकरण और मिहत्तर खान, ये लड़े थे आपके मुगल सेना की तरफ से। जबकि राणा पुंजा, भीम सिंह टोडिया, रामशाह तोमर, रामदास राठौड़, हकीम खान सूरी, भामाशाह, ताराचंद और बीदा जाला, ये महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। महाराणा प्रताप के तो 20,000 ही सैनिक थे, और मुगलों की जो सेना थी वो 80,000 थी। कितनी थी, 80,000। देखो इस युद्ध की तिथि में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कुछ विद्वान आपके 18 जून 1576 मानते हैं, सॉरी है ना, 18 जून 1576, और कुछ विद्वान जो मानते हैं 21 जून 1576 मानते हैं। तो दोनों ही तिथि आपकी सही है, बिल्कुल आपको याद रखें, दोनों में से एक तिथि आपको एग्जाम में मिलेगी, वो ही सही करनी है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 का सही आंसर। यदि किसी लंब वर्ताकार बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 10% वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला 19 का, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था। तो पांडुलिपियों का जो मुगलों का केंद्र था ना, वो कहलाता किताब खाना। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ तो किताब खाना क्या होता था। देखो मुगल दरबार में इस तरह की जो पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी, जो हाथ से लिखी जाती, एक शाही किताब घर की स्थापना की गई थी, उसे ही किताब घर कहा जाता, जिसमें पांडुलिपियों का एक सुरक्षित स्थान मिल सके। किताब खाना इसलिए बनाए जाते थे ताकि तैयार पांडुलिपियों को एक सुरक्षित जगह पर रखा हुआ स्थान मिले, ठीक है, एक जगह एकत्रित हो सके। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वापस से आपका इंडिया जी के आ गया, भारत के साहित्य से। किराता अर्जुनियन किसके द्वारा लिखित हैं। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो इसके साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट जो प्राचीन ग्रंथ है भारत के वो शेयर कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। वाकई में कह रहा हूँ मैं, अगर ऐसा कंटेंट आपको कोई भी उपलब्ध नहीं करवाएगा, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, बस नोट्स तैयार कर लो। आप कह रहा हूँ कोई किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई गाइड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी अच्छे लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी कि वाकई में आपको लगेगा कि सिलेक्शन के जो चांसेस है अपने तो पूरा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल के साथ जुड़ो। मेरे चैनल पर आपको आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र मिलेंगे, वो बस आप हल करते रहो, ठीक है। और जो नए जी का बचा है वो भी मैं उसके साथ ही हल करवाता रहूँगा।
यानी आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन करवा दूंगा अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं। इसलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करो आप, उसका मैं सॉल्यूशन भी आपका करूँगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ, बेहतरीन कंटेंट मैं आपको वहाँ से उपलब्ध करवाता रहूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल आप 7-11 स्टडी से ढूंढ भी सकते हो। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ो, आपकी बेहतरीन तैयारी मैं करवा दूंगा। तो अब बात कर लेते गाइस अपन कि मैं बता रहा था भारत के प्राचीनतम ग्रंथ, जैसे अष्टाध्याय किसने लिखा था? पाणिनि ने। रामायण आपका वाल्मीकि का, महाभारत आपका वेद व्यास, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपका माध्यमिका सूत्र आपका नागार्जुन का है, ठीक है। बुद्ध चरित्र और आपका सारीपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष का है, ठीक है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का है। ये सवाल आपका पहले ग्रुप सी या ग्रुप ए के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अर्थशास्त्र आपका चाणक्य का है। महाभाष्य आपका किन का है? तो पतंजलि का है। किन का है? पतंजलि का। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो स्वपनवास दत्तम ये आपका भास का है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का, ये हर्षवर्धन का है। हर्ष चरित्र कादम्बरी आपका बाणभट्ट का है। विक्राम चरित्र आपका विल्हण का है। पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रप्रदाय का है। रजत रंगणी आपकी कल्हण की। चोरा पंचासी का ये विल्हण का है। रसमाला और कीर्ति कौमुदी ये सोमेश्वर का है। कर्पूर मंजरी आपकी राजशेखर की है। इंडिका आपका मेगस्थनीज का है। चरक संहिता आपका चरक का। सुश्रुत संहिता आपका सुश्रुत का है। मृच्छकटिकम आपका शूद्रक का है। संगीत रत्नाकर शारंगदेव का है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर का है। और पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा का। किसका है भाई? विष्णु शर्मा का। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपको याद रखना है वासव दत्ता सुबंधु का है, ठीक है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। वृहत संहिता और लघु जाति का वराह मिहिर ने दिया था। गीत गोविंद जो ग्रंथ आपका जयदेव का है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भोज प्रथम ये वल्लाल का है। शिशुपाल वध माघ का है। नैषधि चरित्रम ये जो है श्री हर्ष का है। मालती माधव महावीर चरित्र ये बहुभूति का, कवि बहुभूति का, ठीक है। काव्यदर्श मम्मट का है। वेणी सहार भट्ट नारायण का है। प्रमाण मीमांसा आपका हेमचंद्र का है। और वृहत कथा मंजरी आपका श्यामेंद्र का है, ठीक है। माधव निदान आपका माधवकर का है। रस रत्नाकर नागार्जुन का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा योग वर्तिकार योग सार समग्र ये विज्ञान विज्ञान भिक्षु का है। तिलक मंजरी और यश तिलक ये आपका धनपाल का है। जबकि कूटनी मतम आपका दामोदर गुप्त का है। किसका है? दामोदर गुप्त का है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो न्याय मंजरी जयंत का है, ठीक है। कुवल्यमाला आपका उद्योतन सूरी का। सत्य ये आपका हाल का। वृहत कथा आपका गुणाढ्य का। तो ये सारे जो मैंने आपको ग्रंथ बताए ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करना। ये ग्रंथ आपके बार बार पूछे जाते हैं, एक सवाल तो आपका ग्रंथ का बनना ही है, ठीक है। तो ये सारे ग्रंथ आप याद कर लोगे तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कि हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर के पतन और त्वरित हुआ था, ये आपको बताना। तो देखो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है भाई, जब अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले राजस्थान का जो शाखा हुआ था 1301 में, वो कहाँ हुआ था? तो रणथंभौर में हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो हमीर ने क्या करा था, जब संधि के द्वारा अपने सेनापति रणपाल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा था, तो सेनापति रणमल को रणथंभौर दुर्ग का प्रलोभन देकर बोला कि सैनिकों में क्या रखा, आपको बादशाह नहीं बनना। तो क्या रणमल लोभ में आ गए और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गए। और अलाउद्दीन ने हमीर के एक अधिकारी को अपनी तरफ मिलाकर दुर्ग में जो खाद्य सामग्री थी उसको दूषित करवा दिया। इसी दुर्ग में जो खाद्यान्न सामग्री का भयंकर संकट पैदा हो गया। इसी समय अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, उन्होंने एक वाक्य बोला था, सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। खाद्यान्न के अभाव में फिर हमीर को दुर्ग से बाहर निकलना पड़ा। रणमल और रतिपाल जो कि सैनिक थे किनके? हमीर देव चौहान के विश्वासघात के कारण फिर हमीर देव चौहान को हारना पड़ा। और युद्ध के दौरान फिर लड़ते हुए हमीर वीर गति को प्राप्त हुआ और उनकी रानी रंग देवी ने वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया। ये आपका राजस्थान का पहला शाखा था जो कि रणथंभौर का पहला शाखा भी कहलाता है। जोधराज की रचना हमीर रासों के अनुसार जौहर में मोहम्मद शाह की स्त्री भी रंग देवी के साथ चीता में भस्म हो गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था 11 जुलाई 1301 को, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना कब? 11 जुलाई 1301 को बिल्कुल किसका? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो चुका था।
देखो इसके अलावा मैं कुछ सैनिकों की अगर बात कर लेता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है, रणमाल और रत्तीपाल जो थे ये हमीरदेव चौहान के थे। भीम सिंह और धर्म सिंह ये भी हमीरदेव के ही सेनापति थे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ गोरा और बादल, ये जो आपके सेनापति थे किसके थे, रावल रतन सिंह के थे। किसके थे, रावल रतन सिंह। जयमल और फत्ता ये महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। किसके, महाराणा उदय सिंह के। आला और उदल ये परमारदी देव जो था, ठीक है, जो कि महोबा का युद्ध लड़ा गया था आपको 1182 में, उससे रिलेटेड परमारदी देव के सेनापति थे आपके आला और उदल, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो सेनापति, ये सैनिक बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब अगर देखो राजस्थान की कुछ शाखाओं की मैं बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान का पहला शाखा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए थे 3 शाखा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा आपका 1303 के अंदर हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, यह समय शासक कौन था, रावल रतन सिंह था। दूसरा शाखा जो होता 1534 में होता, शासक कौन था, विक्रमादित्य। और आक्रमण जो किया था बहादुर शाह, जो कि गुजरात के शासक थे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तीसरे शाखे की, तो तीसरा शाखा में जो किया था वो 1567-68 में राणा उदय सिंह के काल के अंदर कौन शासक थे आपके, उदय सिंह, आक्रमण किया था मुगल बादशाह अकबर ने, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। तो ये 3 शाखे आपके चित्तौड़गढ़ के थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो आपका गागरोन का जो शाखा हुआ था, गागरोन के अंदर आपके 2 शाखे हुए थे। कितने शाखे हुए थे, 2 शाखे, बिल्कुल आपको याद रखना। प्रथम शाखा हुआ था आपका 1423 में अचलदास खिलजी के शासनकाल में, और आक्रमण किया था मांडू के जो सुल्तान थे होशंग शाह ने, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो शाखा हुआ था आपका, दूसरा शाखा हुआ था 1444 ईस्वी में, ठीक है, पल्लन सिंह के काल के अंदर, और आक्रमण जो किया था वो सुल्तान महमूद खिलजी ने किया था, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना। इसके अलावा सिवाना के अंदर जो पहला शाखा हुआ था 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और यहाँ के जो शासक थे वो शातल देव थे। कौन थे, शातल देव। और दूसरा जो शाखा हुआ था यहाँ पर, दूसरा शाखा जो हुआ था 1600 के आसपास अकबर के शासनकाल में हुआ था। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था, यहाँ का जो शासक था वीर कल्ला राठौड़। कहाँ, सिवाना की बात कर रहा हूँ। और एक आपका जालोर का शाखा हुआ था 1311 में, उस समय कानड़ देव यहाँ का शासक था, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और एक आपका सबसे एक जो शाखा हुआ था भटनेर का शाखा, जो कि 1398 में तैमूर लंग ने भटनेर पर आक्रमण किया था। इस समय जो शासक था वो दूलचंद भाटी था। कौन था भाई, दूलचंद भाटी। तो ये शाखे भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेता हूँ मैं। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना आपकी की गई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो वागड़ के गांधी कहे जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था सिमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। भोगीलाल पांड्या के द्वारा एक तो आपका वागड़ सेवा मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना भी की गई थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी, 1944 में, वो भी भोगीलाल पांड्या के द्वारा ही की गई थी। डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की 15 मार्च 1938 को, ठीक है। इसके अलावा भोगीलाल पांड्या सागवाड़ा तहसील के विधायक भी बने हैं 1957 तक। टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल में चिकित्सा मंत्री और उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। कौन, भोगीलाल पांड्या, जिसे वागड़ का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा देखो एक व्यक्तित्व की ओर बात कर लेते हैं अपन, प्रताप सिंह बारठ, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रताप सिंह का बारठ का जन्म 1893 में हुआ था। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह के पुत्र थे, ठीक है। प्रताप सिंह बारठ का एक ग्रंथ है प्रताप विजय, ठीक है। इसके अलावा प्रताप सिंह बारठ को क्लीवलैंड द्वारा कई बार यातनाएं दी गई, जब क्लीवलैंड ने कहा था कि हे प्रताप, तेरी माँ घर पर रो रही है, उसे क्यों दुखी कर रहा है। तो वीर क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ ने क्या कहा था, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन बिल्कुल आपको याद रखना होगा। इसके अलावा एक कथन था क्लीवलैंड का। क्लीवलैंड के द्वारा प्रताप सिंह बारठ को कहा गया था, मैंने इतना पत्थर दिल इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या, कौन सा कथन, मैंने इतना पत्थर दिल इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये सीधा ही कथन आपको पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा किसका कथन है। तो ये जो है आपका क्लीवलैंड का है, किसके बारे में है, प्रताप सिंह के बारे में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद को कौन लाया था? तो 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है, कौन लाया था? हुमायूं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं बात कर लूँ तो हुमायूं के काल के अंदर जो चित्रकार थे, एक तो मीर सैयद अली और एक आपका ख्वाजा अब्दुल सम्मद, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मीर सैयद अली हेरात जो कि प्रसिद्ध चित्रकार था, जो कि बिहज़ाद का शिष्य था। किसका था? बिहज़ाद का शिष्य था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ गाइस। तो बिहज़ाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। क्या कहा जाता? बिहज़ाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। और बिहज़ाद बाबर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार था। बाबर के समय बिहज़ाद था, हुमायूं के समय आपके कौन थे? तो हुमायूं के समय आपका मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो जहांगीर के काल के अंदर कौन था? तो जहांगीर के काल के अंदर जो प्रमुख चित्रकार थे कौन थे? आपको बिल्कुल याद रखना। जहांगीर के काल के अंदर एक तो आपका बिशन दास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, फारूक बेग और दौलत सिंह, ये आपके प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार, तो वही मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल सम्मद, दसवंत, बसावन, जगतनाथ, मुकुंद, फारूक कलम, केशव, माधव, महस, ये आपके अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ शाहजहाँ के काल के। तो शाहजहाँ के काल के जो प्रमुख चित्रकार थे अनूप, मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह, मुरार, हुन्नर और मोहम्मद नादिर, ये प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ हमज़नामा क्या था। हमज़नामा जो कि मुग़ल चित्रशाला की एक प्रथम महत्वपूर्ण कृति थी। ये हज़रत पैगंबर के चाचा अमीर हमज़ा की वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रण था इसके अंदर। इसकी शुरुआत हुमायूं के समय हुई थी, पूर्ण अकबर के समय हुआ था ये हमज़नामा। इसमें कुल 1200 चित्रों का संग्रह है और मुल्ला अलाउद्दीन कज़वीनी ने अपने ग्रंथ नफ़ायुसुल मासिर में हमज़नामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया। भाई हुमायूं के मस्तिष्क की उपज किसने बताया? मुल्ला अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से ग्रंथ में? अपना खुद नफ़ाइसुल मासिर ग्रंथ में, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कब की गई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई? 1897 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1897 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 मई 1897 में। को संस्थापक आपके स्वामी विवेकानंद थे। मुख्यालय इसका वेल्लूर मठ था। कौन था? वेल्लूर मठ, ठीक है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का, ऐसे साधु और सन्यासी को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें और उनके उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचा सकें, संतृप्त और दुखी और पीड़ित मानव को निस्वार्थ सेवा कर सकें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खानवा के युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया था? तो सांगा का जो स्थान लिया था वो लिया था झाला अज्जा के द्वारा, राजा झाला अज्जा के द्वारा, ठीक है, राजा अज्जा झाला के द्वारा। यानी 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध के अगर मैं संक्षेप में थोड़ा सा बताऊं आपको, तो खानवा का युद्ध आपका 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, ठीक है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से पराजित हो गया था। खानवा का युद्ध जो कि वर्तमान रूपवास तहसील भरतपुर में है, और बाबर ने जिहाद धर्म का नारा भी लगाया था। इस युद्ध में सांगा ने पाती पेरवेन प्रथा का प्रयोग किया था, जिसमें राजस्थान के 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत शामिल हुए थे। बाबर ने इसी युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया और जिससे उसकी सेना के पास तोपें और बंदूक थी। युद्ध में सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे सांगा घायल हो गए और उन्होंने अपना राज चिन्ह और हाथी सादड़ी के जो राजा थे जाला अज्जा को दे दिया और मैदान छोड़कर बसवा दोसा पहुंच गए। बसवा दोसा में ही सांगा का आपका चबूतरा भी बना हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा गाइस एक युद्ध आप याद रखना, वैसे कभी पूछा नहीं गया, अगर पूछ लेवे तो आपको बिल्कुल याद रखना, सेवकी गांव का युद्ध। कौन सा? सेवकी गांव का जो युद्ध हुआ था ये 1529 में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। मारवाड़ के राव गांगा के विद्रोही चाचा शेखा ने नागौर के शासक दौलत खां की सहायता से जोधपुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन राव गंगा ने बीकानेर के राव जेत सिंह की सहायता से सेवकी गांव में युद्ध के आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। ये आपका रीजनिंग का सवाल है, तो इसका सीधा ही मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ।
ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बे श्रेणी का राज्य माना गया। कौन सी श्रेणी का? बे श्रेणी का राज्य माना गया है। बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। और कितना समय में हुआ था? तो 8 बरस 7 माह 14 दिन लगे थे, ठीक है। दिनों की बात कर लूँ तो 3144 दिन लगे थे। कितने? 3144 दिन आपके लगे थे। पहले चरण के जो आपके राज प्रमुख थे उदयवान सिंह थे। दूसरे चरण के आपके राज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा। तीसरे चरण के जो राज प्रमुख थे महाराणा स्वरूप सिंह। और चौथे चरण के जो थे आपके वो मानसिंह द्वितीय, ठीक है। तो ये आपको राज प्रमुख भी याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते तो 30, क्वेश्चन नंबर 30 का मैं आपको सीधा ही आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के क्वेश्चन आगे इनको देख लेते हैं अपन। उपसर्ग प्रत्यय दोनों के योग से निर्मित शब्द हैं। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विधायक, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में किसका अर्थभेद असुमेलित है? तो 32 की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 की मैं बात कर लेता हूँ। किस विकल्प में सही संधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 की अगर मैं बात कर लेता हूँ किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 की अगर मैं बात कर लेता हूँ किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अंग्रेजी के आपके सवाल है तो इनके मैं सीधे ही आपको उत्तर बता देता हूँ। आप अगर पूरा पेपर देखना चाहो तो उत्तर भी आप देखेंगे ज़रूर, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ आंसर की के अनुसार। 36 का आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 37 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ठीक है। 38 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 38 का जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 39 की मैं बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 40 की मैं बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। बढ़ते हैं आगे। अब वापस से आपके राजस्थान जीके के सवाल स्टार्ट हो गए गाइस, ठीक है। तो इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। - 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो 41 का जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल बाड़मेर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ तो देखो 2001 से 11 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही राजस्थान की? तो 21.3 आपको याद रखना। कितना? 21.3 बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 20.8 थी, ठीक। कितनी? 20.8। जबकि महिला संख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 21.8। कितनी? 21.8 बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 10 की वृद्धि दर आपकी 19% थी। ये आंकड़े बिल्कुल सीधे आरपीएससी आपको एग्जाम में पूछेगा गाइस। बिल्कुल अपने नोट्स तैयार करो, चैनल के साथ जुड़ो। इतनी मेहनत जो आप कर रहा हूँ मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। तो बस आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे भी मेरा कोई बड़ा चैनल तो है नहीं, आप देख सकते हो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, ठीक है। कोई मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ। ये सारी जो मेहनत है बस आपके लिए। तो आप छोटा सा योगदान करें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपको बता रहा था कि ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर आपकी कितनी है? तो 19% है। कितनी है? 19%। जबकि शहरी जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है वो 29% है। कितनी गाइस? 29% आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले आपके ज़िले बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो बाड़मेर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर कितनी? 32.5। यही सवाल आपका पूछा गया था इसमें, ठीक है। जैसलमेर की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है? तो 31.8। ये 2 जिले ऐसे हैं जो 30 पार हैं, बाकी सब 30 से नीचे। ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ। जोधपुर की जो है 27.7 है आपकी। बांसवाड़ा में जो है आपकी 26.5 है। जयपुर की बात कर लो तो 26.2 है आपकी। कितनी? 26.2। अब मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले आपके 5 जिले। देखो गंगानगर का है आपका 10%, झुंझुनू का है 11.7% और पाली का है 11.9%, ठीक है। बूंदी की बात कर लूँ तो 15.4%, ठीक है। 10 की वृद्धि दर बता रहा हूँ मैं। और चित्तौड़गढ़ की बात कर लूँ तो 16.1%। ये 5 जिले जो है आपके न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाले जिले हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और शेयर कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो आपको सारे फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। थोड़ा डीप से जाना चाहिए आपको अंदर, तभी जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
एक पोस्ट के लिए लगभग 50 से 100 लोग लड़ते हैं, उसमें से आपको अगर नौकरी लगना है तो 99 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से तो आजकल नॉर्मल जो आपका 10वीं बेस एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी नहीं पूछा जाता। तो आप तो फर्स्ट ग्रेड बनने वाले हो, सेकंड ग्रेड बनने वाले हो, राजस्थान के शिक्षक बनने वाले हो, जो कि बच्चों का भविष्य बनाने वाले हो, तो आपको तो बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात कर लूँ कि देखो कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपका जैसलमेर है, कितना है 34.5, ठीक है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपका कोटा है 6.1। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो अलवर है आपका 50.5, ठीक है। जबकि 2001 से 11 के दौरान न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो डूंगरपुर है, कितना है 900, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही आपको राजस्थान का जनगणत भी याद रखना, ठीक है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जयपुर सबसे ज़्यादा 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम आपका जैसलमेर है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है? तो इसका आपका सही जो आंसर होने वाला, बिल्कुल कौन सा आंसर सही होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हाल ही के अंदर भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया, जो कि राजस्थान से है। कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। राजस्थान में अब कुल 5 टाइगर रिजर्व हो गए। छठा भी बिल्कुल मंजूरी मिल चुकी, सैद्धांतिक मंजूरी तो मिली है। कौन सा है छठा? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनने के बाद राजस्थान में 6 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला रणथंभौर, दूसरा आपका सरिस्का, तीसरा आपका मुकुंदरा हिल्स, चौथा आपका रामगढ़ विस्तारी, पांचवा आपका धौलपुर करौली। तो ये रामगढ़ विस्तारी आपका 52वां था, जबकि धौलपुर करौली आपका 54वां था। अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 43 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 जी। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियन डे ला लीजियन डी हुनोर किसे प्रदान किया गया? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 शशि थरूर को। भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणराज्य। आगे बढ़ते हैं। भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है? केंद्रीय अरावली में, दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में और पश्चिमी मरुस्थल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अरावली में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो भानगढ़ की अगर मैं ऊंचाई की बात कर लूँ गाइस, तो भानगढ़ जो कि आपके अलवर जिले में पड़ती है, इसकी जो ऊंचाई है ये राजस्थान के उत्तरी अरावली की चोटी है, 649 मीटर है। जबकि सिरावास की मैं बात कर लूँ तो 651 मीटर, भानगढ़ से 2 मीटर ही ज़्यादा है। जबकि मैं बिलाली की बात कर लूँ तो बिलाली भी आपके अलवर में पड़ती है, 775 मीटर ऊंची है। कितनी? 775 मीटर ऊंची है, बिल्कुल आपको याद रखना। सिरावास, ठीक है, सिरावास आपकी 651 मीटर ऊंची है, भानगढ़ आपकी 649 मीटर ऊंची है, और बिलाली आपको 775 मीटर ऊंची है। इसके अलावा एक चोटी आपकी पड़ती है, वो भी अलवर में पड़ती है, काकनवाड़ी। काकनवाड़ी की जो ऊंचाई है 677 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक आपकी जयगढ़ पड़ती है, जो कि जयपुर में पड़ती है, 648 मीटर ऊंची है। नाहरगढ़ आपका 599 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये भी उत्तरी अरावली की चोटी है। इसके अलावा बहरांच की मैं बात कर लूँ, जो कि अलवर में पड़ती है, ठीक है, ये 792 मीटर ऊंची है, ये भी उत्तरी अरावली की चोटी है। बरवाड़ा, ये भी उत्तरी अरावली की चोटी, 786 मीटर ऊंची है, जयपुर में पड़ती है। बबई आपकी झुंझुनू में पड़ती है, 780 मीटर ऊंची है। मनोहरपुरा, ये चोटी आपकी जयपुर में पड़ती है, उत्तरी अरावली की चोटी है, 747 मीटर ऊंची है। तो साथ ही ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है 47। भारत की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, ठीक है। और हरियाणा में भारत में सबसे कम लिंगानुपात, जहां प्रति पुरुष यानी 1000 पुरुषों पर सिर्फ 877 महिलाएं हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है 47 का, अगर आंसर की के अनुसार क्या माना, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। 47 का जो है ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही आपके बिल्कुल सही माने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही माने हैं, ठीक है। और देखो सबसे कम लिंगानुपात तो आपका हरियाणा का है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर लूँ तो आपका केरल का है। कितना है? 184 प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, 184 प्रति 1000 पुरुष, बिल्कुल आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में रहे? तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बलराम जाखड़, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल पीवी संधू और मनप्रीत सिंह, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते कौन सा युग्म गलत है? देखो डोलोमाइट के जमाव बताने, जिले बताने, ये शानदार सवाल था, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखो कौन सा, बाजला काबरा आपका अजमेर में पड़ता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। या 13 मिलियन टन्स मिलता है आपको क्या डोलोमाइट्स, क्या निक्षेप जो अजमेर में मिलता है। मांडल आपका भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। करौली कसौली आपका राजसमंद में। इंडो की ढाणी ये आपका कोटा में नहीं है, ठीक है। सर ये कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, कोई ऐसी जानकारी नहीं देने वाला जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को पता ही नहीं कि इंडो की ढाणी कहाँ होती है। तो ये जो है आपके जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अजमेर का तो आपका बाजला काबरा डोलामाइट के लिए फेमस है। भीलवाड़ा आपका मांडल, इसके अलावा कोसी थाल भी आपका जो है भीलवाड़ा के डोलामाइट के लिए। चित्तौड़गढ़ की बात कर लूँ तो आपका चित्तौरिया, गोरला और चांदखेड़ी ये आपके डोलोमाइट के लिए फेमस है। जयपुर की बात कर लूँ कोटपुतली जो कि अब नया जिला बन गया आपका, मानवा, रामगढ़ और भैंसलाना ये आपका किसके लिए फेमस है? तो डोलोमाइट के लिए। जैसलमेर की मैं बात कर लूँ तो आपका चेचा और चालोटा ये आपका डोलोमाइट के लिए फेमस है। जोधपुर की बात कर लूँ तो इंडो की ढाणी और इंडोलाई का तालाब और राठौड़ों का दोहरा ये जो आपका डोलोमाइट के लिए फेमस है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, ये तो बहुत आसान सवाल आपसे पूछ लिया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66.1%, ठीक है, 66.1%। ये अभी आपका जो भारत के लिंगानुपात का जो सवाल आया था ना, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप देख लेना। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भारत का जो लिंगानुपात है 943 है और उसमें 940 दिया हुआ है। तो किस हिसाब से आरपीएससी ने आता कि 940 से ही माना, लेकिन 943 प्रति वो है, तो आप देख लेना एक बार, है ना, उसको चेक कर लेना। मैं आपको आंसर की के अनुसार बताया, तो आंसर की में वही सही माना जो मैंने आपको बताया। तो अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी राजस्थान की साक्षरता के बारे में। तो राजस्थान की जो ऑल ओवर साक्षरता है वो 66.1 है, जैसा कि सवाल में भी दिया हुआ है। और शहरी जो साक्षरता है 79.7 है और ग्रामीण जो साक्षरता है 61.4 है, ठीक है। पुरुष साक्षरता की मैं बात कर लूँ तो 79 पॉइंट आपकी 2 है और महिला साक्षरता की मैं बात कर लूँ तो 52.1% है। कितनी है? 52.1% है। महिला साक्षरता शहरी की बात कर लेता हूँ तो 70.7 है। महिला साक्षरता ग्रामीण की मैं बात कर लूँ तो 45.8 है। कितनी है? 45.8, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका कोटा है, 76.6% है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका जालोर है, 54.9% है। अगर मैं आपको सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करूँ तो सबसे पहले आपका कोटा आ जाता है 76.6, फिर आपका जयपुर आ जाएगा 75.5, फिर आपका झुंझुनू आ जाएगा 74.1% है, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात कर लो तो 54.9 आपका जालोर हो जाएगा, फिर आपका सिरोही 55.3% और जबकि प्रतापगढ़ आपका 56%। तो ये आंकड़े भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला आपका झुंझुनू है, 73.4% है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला आपका सिरोही है, 49%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला आपका उदयपुर है, 87.5%। और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला आपका जिला जो है आपका नागौर है, जो कि 70.6% है, ठीक है। तो ये आंकड़े आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का प्रथम फोम आधारित सौर्य ऊर्जा परियोजना यानी सौर्य ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित किया गया? तो 52 का जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइस, बिल्कुल मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 4 जयपुर के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एस सोमनाथन, ठीक है। इसी के कार्यकाल के अंदर आपका जो चंद्रयान 3 है वो आपका कहाँ पहुँच गया? तो चांद पर पहुँच गया, ये भी आपको याद रखना। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, कब? 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। 55 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो गाइस देखो, उपरोक्त अभिक्रिया का एक उदाहरण है द्विविस्थापन, विस्थापन, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन।
तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग जो स्थित है आपका अजमेर के अंदर स्थित है, एक आपका बूंदी में पड़ता है, ठीक है। दो तारागढ़ राजस्थान में, एक तो तारागढ़ बूंदी, एक तारागढ़ अजमेर के अंदर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बूंदी वाले तारागढ़ का निर्माण जो करवाया था वो बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था, जबकि अजमेर वाले तारागढ़ का जो निर्माण करवाया था अजयपाल या अजयराज चौहान के द्वारा आपका करवाया गया था। तारागढ़ अजमेर जो कि अब आपके मध्य अरावली जो है ना, अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी ये तारागढ़ हो जाएगी आपकी, ठीक है, 870 मीटर। क्योंकि आपकी जो घोरम जी और मायरा जी दूर जो चोटियां हैं ये आपकी कहाँ चली गई? ये ब्यावर जिले के अंदर चली गई। तो अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी? तारागढ़ दुर्ग आपकी सबसे ऊंची चोटी होने वाली है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? देखो जवाई भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ गाइस, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें माही नदी भी इसकी सहायक नदी है, जाखम नदी भी इसकी सहायक नदी थी। ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है, ठीक है। 57 जो है आपका डिलीट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नांकित में से जवार उत्पादक जिले हैं। तो 58 का जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 अजमेर और नागौर। सर्वाधिक जवार जो होता है अजमेर और नागौर के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा संभाग 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या 10 हो गई, पहले 7 थी, 3 नए संभाग बने। अब भी आपका जो सर्वाधिक जो एरिया घेरता है ना वो जोधपुर संभाग ही है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो 3 नए संभाग बने आपका, एक तो बांसवाड़ा, एक आपका पाली, एक आपका सीकर, ठीक है। तो 3 नए संभाग बनकर राजस्थान में अब आपके 10 संभाग हो चुके हैं, ठीक है। और हाल ही में 50 जिले तो थे ही, 3 नए जिलों की और घोषणा की है। फिलहाल उनको अच्छी तरह पता नहीं कि बने भी सही या नहीं बने, लेकिन 3 जिले और हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 का जो आपका राइट आंसर होने वाला, सीधा ही उत्तर बताऊंगा मैं साइंस का, ऑप्शन नंबर 4। भारत में लोकसभा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग के प्रावधान का प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। ओफो गाइस, ये कूट वाला है, सॉरी सॉरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी ए और बी सही होंगे, ठीक है। इसमें यानी ए वाला कथन भी सही है आपका और बी वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 62 की मैं बात कर लेता हूँ, मंत्रिमंडल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 62 की मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है, एक मंत्री को चाहे वे संसद में किसी भी सदन का सदस्य हो प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या ना हो। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये आपको बताना है। तो 63 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये आपका साइंस का है तो इसका सीधा ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। 64 का जो आपका राइट आंसर होना है और ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वाइन फीवर। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय प्रणाली से। त्रिकुट और नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान में क्रमश कौन से जिले में अवस्थित हैं? त्रिकुट तो आपके जैसलमेर में है और नाकोड़ा की पहाड़ी आपकी बाड़मेर में है, लेकिन अब नाकोड़ा आपका बालोतरा में आ गया, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता संग्राम ने सूरवीरों पुस्तक के लेखक कौन है? तो 68 का ये जो है क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया, इसकी चर्चा अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? तो 69 का जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सागी नदी। क्योंकि ये जो सागी नदी है ना आपकी, ये सागी नदी है लूनी नदी की सहायक नदी, और अपना पानी कहाँ ले जाती है? तो ये अपना पानी कच्छ के रण यानी अरब सागर की तरफ ले जाती है, कब्बात की खाड़ी। तो सागी नदी का जो उद्गम स्थल है वो जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ी से होता है, ठीक है। सागी नदी जालोर के जसवंतपुरा के पहाड़ी से निकलकर बाड़मेर जिले के गांधव गांव के निकट आपके लूनी नदी में मिल जाती है, ठीक है।
इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो एक आपकी देखो साबी नदी है, ये तो सागी नदी है, एक आपकी साबी नदी है जिसे साहिबी नदी भी कहा जाता है। ये जो निकलती है सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। तो ये दोनों ही आपको तथ्य याद रखना है। राजस्थान की औसत वर्षा देख लेते हैं कितनी है। तो राजस्थान की जो औसत वर्षा 56.58 है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 57.51 भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा वाला आपका जो स्थान है वो माउंट आबू है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है माउंट आबू पर होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 71 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखो 72 वाला, इसको सूची 1 को सूची 2 से अपन सुमेलित करते हैं, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। तांबा जो निकलता, तांबा कहाँ निकलता? तो तांबा आपका खो दरीबा। सीसा जस्ता की मैं बात कर लूँ तो राज दरीबा, ठीक है। लो एस की मैं बात कर लूँ तो मोरीजा बानोल, और मैग्नीज की मैं बात कर लूँ तो छोटी सार बड़ी सार। तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 73 का जो राइट आंसर है, तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने नवंबर 2021 से 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली की क्षमता का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय काहिरा, मिस्र में स्थित है। तो ये 74 का जो राइट आंसर है, केवल ऑप्शन नंबर 1 है। ये काहिरा मिस्र में नहीं, अपने हरियाणा में स्थित है, ठीक है। कहाँ? अपने हरियाणा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कांकरेज नस्ल की अधिकांश जो नस्ल है वो कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो कांकरेज जो पाई जाती है, बिल्कुल 75 की मैं बात कर लूँ तो बाड़मेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थारपारकर आपकी जैसलमेर में, ठीक है। और कांकरेज नस्ल ये आपके जालोर की तरफ भी पाई जाती है, बाड़मेर जालोर की तरफ, आपको याद रखना है। जबकि मालवी की बात कर लूँ तो दक्षिणी राजस्थान और हाड़ौती के पठार में आपकी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आज का पेपर यही समाप्त करते हैं गाइस। तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तो आज का पेपर आपको कैसा लगा, बिल्कुल आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको पेपर कैसा लगा, और इस सेशन को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।